Hello friends, Colorado School Hall presenting this video for Standard 11th English Medium, Commerce as well as Science. Subject English, chapter number 1, The Portrait of a Lady. Friends, this chapter number 1 is taken from the book Hornbill, okay, and this beautiful picture was written by Khushwant Singh. Khushwant Singh was a writer, okay, of this chapter. In this chapter, he was describing or he was discussing about his grandmother whenever he was a child. What kind of relationship between his and his grandmother? Okay. That kind of a relationship was described in this lesson, beautifully narrated by Khushwant Singh, and which kind of a grandmother, which kind of the nature of her grandmother, and how she took care of her whenever he was a little kid. Okay, whenever his life was growing up, how he and she changed their relationship, किस तरीके से उनके रिलेशनशिप में बदलाव आते हैं. All these things about her grandmother, which kind of the good qualities, which kind of the description physically as well as his behavior mentally, everything which is describing in this beautiful lesson. Let's see the lesson. My grandmother like everybody's grandmother. खुशवंत सिंह यहाँ पे बताते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर जो है वो जैसे कि हर एक की ग्रैंडमदर होती है. वॉज एन ओल्ड वुमन. हर ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड वुमन. वो एक ओल्ड वुमन थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर 20 years that I had known her. शी हैड बीन ओल्ड, वो बहुत ही ओल्ड थी. ओल्ड मतलब कि उनकी एज हो चुकी थी. एंड रिंकल, रिंकल मतलब उम्र की वजह से चेहरे के ऊपर जो झुर्रियाँ होती है उसको कहा जाता है रिंकल. तो वो बहुत ही उम्र लायक हो चुकी थी और उनके चेहरे के ऊपर रिंकल पड़ चुके थे. फॉर द 20 years that I had known her. पिछले 20 सालों से जब से मैं उनको जानता था तब से उनका जो चेहरा था वो मैंने रिंकल वाला ही देखा था. मतलब कि वो काफ़ी झुर्रियों वाले चेहरे के साथ ही मुझे जब से मैं देख रहा था तब से वो वैसी ही थी. पीपल से दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. लोग ऐसा कहते थे कि वो एक टाइम, एक ज़माना ऐसा था, एक समय ऐसा था जब वो यंग और प्रिटी यानी कि खूबसूरत थी, सुंदर थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका हस्बैंड भी था. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन राइटर बताते हैं इट इज़ हार्ड फॉर हिम टू बिलीव. इनके लिए ये मानना काफ़ी मुश्किल था. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हैंग ओवर my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. अब उनके जो ग्रैंडफादर थे, मीन्स कि उनकी ग्रैंडमदर के जो हस्बैंड थे, उनका एक पोर्ट्रेट था. पोर्ट्रेट मतलब आपको पता होगा वन काइंड ऑफ द ड्राइंग which is drawn with the use of the pencil. ओके, तो ये पोर्ट्रेट जो था उनका, वो उनके एक ड्राइंग रूम के अंदर जो था वो हैंग मतलब के लटका हुआ था. He wore a big turban. In that drawing or in that portrait, how he was looking, his grandfather was looking. तो he wore a big turban. उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन के रखी थी उस पोर्ट्रेट के अंदर. And loose fitting clothes, और कपड़े भी उनके कैसे थे? loose fitting थे, मतलब के ढीले ढाले कपड़े थे. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. बराबर his long white beard, उसका जो लंबा सा सफ़ेद कलर की जो बियर्ड थी, बियर्ड मतलब जो दाढ़ी के बाल होते हैं, वो covered the best part of his chest. वो लगभग उसके चेस्ट के ऑलमोस्ट आधे पार्ट को वो कवर करके रखे हुए थे. इतनी लंबी दाढ़ी थी कि वो चेस्ट तक आती थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और वो दिखने में कैसे लगते थे, यानी कि आप देख लो उनको तो ऐसा लगता था कि वो 100 साल के होंगे. He did not look 100 years old. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. वो दिखने से ऐसे नहीं लगते थे
ऐसे लगते थे जैसे उनकी कोई वाइफ या बच्चे हो, ऐसे बिल्कुल वो देखने थे बिल्कुल ही लगते नहीं थे। ही डिड नॉट लुक, मतलब कि वो ऐसे दिखते ही नहीं थे। सॉर्ट ऑफ अ पर्सन मींस ऐसे एक इंसान जैसे हु वुड हैव अ वाइफ, की जिनके वाइफ और बच्चे हो, ऐसे पर्सन जैसे वो बिल्कुल नहीं लगते थे। ऐसे लगता था कि कोई ओल्ड पर्सन था, 100 इयर्स पुराना कोई पर्सन है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, सफेद कलर के बाल है, उनका ना कोई फैमिली हो सकता है, ना कोई परिवार, ना वाइफ, ना किड्स, बराबर ऐसा उनके पोर्ट्रेट को देखने से जो हमारे राइटर है उनको ऐसी फीलिंग आती थी। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव टूल्स एंड he looked as if he could only have lots and lots of the grandchildren। उनको देखने से ऐसा लगता था कि उनके पास lots and lots of, मतलब कि बहुत सारे grandchildren उनके होंगे, ऐसा उनको देखने से लगता था। As for my grandmother's being young and pretty, the thought was almost रिवॉल्टिंग। अब यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि जो मेरी ग्रैंडफादर जो है, जो मेरी ग्रैंडमदर जो थी, वो जब यंग और प्रिटी होंगी उस टाइम पे, जो द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग, तो उनके जो थॉट्स थे वो लगभग जो समझ ना सके, बिलीव ना कर सके, ऐसे रहे होंगे। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स। अब वो कभी कभी हमको अपने गेम्स के बारे में बताती थी। शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो छोटी बच्ची थी, जब वो चाइल्ड थी, तब जो गेम्स खेला करती थी उसके बारे में वो हमको कभी कभी बताती थी। That seems quite absurd and undelightful on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। अब उनको क्या लगता था कि she often told us of the games she used to play as a child। जब वो बच्ची थी तो जिस तरीके से गेम्स खेलती थी उसके बारे में हमको बताती थी। ये सब सुनने से हमको ऐसा फील होता था कि भाई ये जो कहानियां हैं वो एक इमेजिनेशन कहानी थी, बराबर है। अनडिग्निफाइड का मतलब क्या होता है कि मान ना सको ऐसी, आपको लगता है कि बना तना के हमको बताया गया हो, इमेजिनेशन करके बताया गया हो, और वो हम जो थे वो उसकी जो कहानियां थी उसको ऐसा ट्रीट करते थे जैसे वो कोई प्रोफेट, मतलब कि यहाँ पे जो काल्पनिक कहानियां जो होती है हजरत मोहम्मद पैगंबर की, जैसे कहा गया है, तो ऐसी कहानियों को के साथ हम लोग ऐसा कंपेयर करते थे कि भाई शायद ऐसी कहानी होगी जो वो बना के बताती है, जो हमको वो सुनाती थी। जितनी भी थी हम इन शॉर्ट हम उसको बिलीव नहीं करते थे। She had always been short and fat। अब उसका इस पैराग्राफ के अंदर, here in this paragraph the writer described about his physical appearance, बराबर वो दिखने में कैसी लगती थी। She had always been a short and fat, वो छोटी सी और मोटी सी, बराबर फैट यानी कि थोड़ी सी मोटी थी। Slightly bent, उम्र की वजह से वो थोड़ी बैंड भी हो चुकी थी, मतलब बीच में से झुक चुकी थी। Her face wore criss-cross and of wrinkles running from everywhere to everywhere। उसके चेहरे के ऊपर जो था वो पूरा जो रिंकल्स थे, मतलब कि झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। आप जहाँ देखो, यहाँ वहाँ हर जगह पे आप देखो तो झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ उसके चेहरे पे दिखती थी। इन शॉर्ट राइटर वांट्स टू से दैट उसकी जो एज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, उसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर काफ़ी झुर्रियाँ भी पड़ चुकी थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड known her। यहाँ पे बताते हैं we were certain she had always been as we known her। हम उनको जब से जानते थे, जब से पहचानते थे, तब से वो ऐसी की ऐसी ही थी। Old, so terribly old that she could not have grown older। ओल्ड, इतनी सारी ओल्ड, इतनी ओल्ड थी, इतनी बूढ़ी थी वो कि उसको हम देखने से ऐसा लगता था कि इससे ज़्यादा ओल्ड और कोई क्या हो सकता है। And had stared at the same age of the age for 20 years। यहाँ पे राइटर बताते हैं कि वो जो लगती थी वो ऐसा लगता था उनको देखने से कि इसी एज के अंदर वो लगभग पिछले 20 years से 20 सालों से, पिछले 20 सालों से इसी एज में वो होगी। She could never have been pretty, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। But she was always beautiful, लेकिन वो मुझे हमेशा beautiful, attractive लगती थी। She hopped about the house in spotless white with one hand resting on her waist and balanced her
stood and other telling the beasts of her rosary। यहाँ पे क्या बताती है कि she hopped about the house, वो हमारे घर के अंदर hop मतलब कि यहाँ वहाँ घूमती थी। in a spotless white, उनका जो चेहरा जो था उसके ऊपर सफ़ेद कलर के जो बाल थे वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए चेहरे पे थे। उनका एक जो हाथ था, वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, कमर के ऊपर रखा हुआ रखती थी वो, टू बैलेंस, क्या करने के लिए कमर पे रखती थी, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। हर स्टॉप एंड अदर टेलिंग द बियर्स, और दूसरा जो हाथ था वो बीस मतलब जो भगवान की जो माला होती थी बराबर उसको वो जपती रहती थी। रोजरी मतलब कि जो माला जपने की माला होती है उसको कहा गया है। हर सिल्वर लुक्स वर scattered untidily over her pale, उसका जो पीला सा जो चेहरा था उसके ऊपर उसके जो सिल्वर कलर का जो लुक था, उसके जो बाल थे चमकीले बाल थे वो एक अलग ही दिखाई देते थे। पकर्ड फेस, उसका जो एकदम कह सकते हैं कि बिना एकदम निस्तेज जो चेहरा था उसके बारे में। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन द इनऑडिएबल प्रेयर, और उसकी इनऑडिएबल प्रेयर का मतलब क्या होता है कि उसके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे, कुछ बोलती रहती थी वो, लेकिन उसका आवाज जो था उसका साउंड जो था वो निकलता नहीं था। इनऑडिएबल प्रेयर मतलब हमेशा वो कुछ ना कुछ प्रेयर करती रहती थी लेकिन उस प्रेयर का साउंड हम तक नहीं पहुंचता था। दैट्स व्हाई द राइटर हियर गिव द वर्ड इनऑडिएबल, मतलब सुनाई न दे ऐसी प्रेयर। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, देखो यहाँ पे अपनी ग्रैंड मदर को विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जब ठंड की सीजन में लैंडस्केप जो होता है बराबर, पहाड़ जो होते हैं वो किस तरीके से बर्फ से ढक जाते हैं और किस तरीके से दिखाई देते हैं विंटर की सीजन में, ऐसी ही मेरी मदर खूबसूरत ग्रैंड मदर जो है वो इतनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल दिखाई देती थी। An expanse of pure white, an expanse of the pure white serenity breathing place in and contain peace and contentment। यहाँ पे अपनी ग्रैंड मदर को एक शांति और संतोष वाले चेहरे के साथ बताया कि जब भी वो हमारे घर में रहती थी तो जब भी हम उसको देखते थे तो एकदम प्योर वाइट मतलब कि एकदम शांत और बहुत ही ठंडे मन वाली, और उसके चेहरे पे हमेशा जब वो सांस लेती थी तो उसके चेहरे के ऊपर हमेशा पीस यानी कि शांति और कंटेनमेंट मतलब कि संतोष जो था वो झलकता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हियर जो फिजिकल जो डिस्क्रिप्शन था वो कैसी दिखाई देती थी, वो क्या थी, किस तरीके का उसका नेचर था, वो क्या एक्टिविटीज करती थी, ये सब यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर दिया था। अब which kind of relationship between the writer and between her grandmother, वो क्या थे उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि my grandmother and I were good friends, मैं और मेरी grandmother अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together। अब मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे छोड़ के गए थे, मेरी ग्रैंड मदर के पास छोड़ के गए थे। वी वेंट टू लिव इन अ सिटी, वो एक सिटी के अंदर वो रहने के लिए चले गए थे। दे वेंट टू लिव इन द सिटी मींस के वो मेरे पेरेंट्स जो थे वो एक सिटी के अंदर रहने के लिए गए थे। और वी वर यहाँ पे राइटर इज यूजिंग वी फॉर हिम एंड his grandmother were constantly together, वो हमेशा से साथ में रहे। She used to wake up me in the morning, वो सुबह सुबह मुझे उठाती थी and get me ready for school, और स्कूल के लिए भी वो रेडी करती थी। She said her morning prayer into the monotonous song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। अब जो वो मुझे सुबह प्रेयर मतलब कि वो सुबह सुबह प्रेयर गाना शुरू कर देती थी, जब वो मुझे नहलाती थी या तो मुझे ड्रेसअप करती थी, तैयार करती थी, तो उनको ये उम्मीद रहती थी कि मैं उनकी प्रेयर जो तो सुनता हूँ और उसको याद करता हूँ बाय हार्ट, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं उसको सुनता जरूर था, आई लिसन, मैं उसको सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसका मेरी ग्रैंड मदर का जो वॉइस था वो बहुत ही अच्छा लगता था। बट नेवर बोथर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं उसको याद करूंगा। देन शी वुड fetch my wooden sled, बराबर उसके बाद वो क्या करती थी, स्कूल जाने के लिए मेरे लकड़ी का जो स्लेट था वो लेके आती थी, which she had already washed, जो ऑलरेडी उसने साफ करके रखा हुआ था। एंड
प्लास्टर विथ येलो चॉक, और येलो कलर का चॉक था वो भी मुझे कम्प्लीटली उसको दे देती थी। वो प्लास्टर मतलब उसके साथ ही बंधा हुआ रहता था। चाइनी अर्थन इंपॉट, अर्थन इंपॉट मतलब मटके का बना हुआ जो शाही का पॉट होता है वो मुझे देती थी। एंड रेड पेन, लाल कलर की पेन देती थी। टाइड देम इन अ बंडल, और वो सारी चीजें मुझे एक बंडल में बांध के लिए कर देती थी। एंड हैंडेड इट टू मी, और वो मुझे हैंडेड कर देती थी, मतलब वो मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ thick stale chapatis with a little butter and sugar sprayed on it। अब वो ब्रेकफास्ट के अंदर, सुबह के नाश्ते के अंदर क्या खाते थे? मोटी सी चपाटी खाते थे। जो स्टेल चपाटी मतलब अगले दिन की जो बची हुई चपाटी रहती थी, बासी चपाटी रहती थी, वो खाते थे। उसके ऊपर छोटा सा बटर लगाते थे, बटर का टुकड़ा लगाते थे, शुगर उसके ऊपर स्प्रेड कर देते थे, और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट अपना कर लेते थे। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम लोग स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाटीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, और वो अपने साथ कुछ चपाटीज जो थी उसको भी लेके रखती थी ताकि वो रास्ते में विलेज के कुत्तों को दे सके। ठीक है। My grandmother always went to school with me। मेरी grandmother जो थी वो हमेशा से ही मेरे साथ स्कूल में आती थी। Because the school was attached to the temple, क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर के पास में ही था, मंदिर से जुड़ा हुआ था। The priest taught us, जो हमारे प्रिस्ट थे मतलब पुजारी थे, वो हमको सिखाते थे the alphabets and the morning prayer। वो हमको अल्फाबेट्स और मॉर्निंग सुबह की जो प्रार्थना होती थी वो सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer into the chairs। मतलब यहाँ पे बताते हैं कि जो प्रीस्ट जो थे वो हमको सुबह की मॉर्निंग प्रेयर तो सिखाते थे ही थे, लेकिन जब टाइम हो जाता था पढ़ाई करने का तो जो सारे बच्चे होते थे वो कहाँ पे बैठ जाते थे? वरंडा के पास बैठ जाते थे, और जोर जोर से अल्फाबेट तो गाते ही थे, उसके अलावा जोर जोर से जो थे वो प्रेयर भी गाते थे। My grandmother sat inside reading the sculptures, और मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो भी हमारे साथ बैठ जाती थी और क्या पढ़ती थी? कुछ शास्त्र के अंदर कुछ ना कुछ वो पढ़ती रहती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का जो मेरा पढ़ाई का और उनका जो स्कल्पचर मतलब कि जो शास्त्र पढ़ने का काम पूरा हो जाता था, we would walk back together, फिर हम लोग दोनों साथ में वापस आ जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस टाइम पे जो गांव के कुत्ते होते थे वो हमको मंदिर के डोर के पास मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we thrown to them, और वो हमको फॉलो करते थे कहाँ तक? हमारे घर तक, जहाँ पे वहाँ पे वो लोग फाइट करते रहते थे। ग्रोलिंग मतलब भौंकना, फाइटिंग मतलब लड़ना, ईच अदर एक दूसरे के साथ। फॉर द चपाटीज, चपाटियों के लिए वो भौंकते थे, लड़ते रहते थे जो हम उनको फेंकते थे, बराबर जो हम उनको देते थे। उन चपाटियों की यहाँ पे बात चल रही है। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे जो पेरेंट्स थे वो अच्छी तरीके से सिटी के अंदर सेटल हो गए, उसके बाद they sent for us, वो हमको लेने के लिए आए थे। That was the turning point in our friendship। अब जब हम सिटी में रहने के लिए चले गए, और टर्निंग पॉइंट मतलब यहाँ पे बदलाव होता है। इन आवर फ्रेंडशिप, हम आवर फ्रेंडशिप मीन्स जो राइटर है उनके और उनके ग्रैंडमदर की जो फ्रेंडशिप थी उसके अंदर अब बदलाव हो गए, उनके रिलेशनशिप चेंज हो गए, क्योंकि शहर के अंदर किस तरह कैसे रहते थे, उनका रहने का तौर तरीका अपने पेरेंट्स के साथ रहने जाने के बाद राइटर जो थे उनका जो बिहेवियर मतलब कि कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल जो थी वो चेंज हो चुकी थी, और ग्रैंडमदर की लाइफस्टाइल भी चेंज हो चुकी थी, क्योंकि गाँव में जिस तरीके से रहते थे वैसे सिटी में नहीं रह पाए। क्या हुआ आगे देखते हैं। Although we shared the same room, हालांकि हमने एक ही रूम शेयर किया था। My grandmother no longer came to school with me। अब सबसे पहला चेंज ये हुआ कि पहले इनकी जो ग्रैंडमदर थी वो इनके पास इनके साथ स्कूल जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। His grandmother did not allow to go to school with him, बराबर वो उनके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। I used to go an English school, अब मुझे इंग्लिश स्कूल में रखा गया in a motor bus, और मैं किसमें बैठ के जाता था? मोटर बस में बैठ के जाता था। There were no dogs on street, जैसे गांव में जब वो स्कूल जाते थे तो किस तरीके से कुत्ते स्ट्रीट के अंदर पीछे पड़ते थे, ऐसा कुछ भी माहौल नहीं था। The atmosphere has been completely changed and she took off feeling
sparrows into the country yard of our city house। हमारे जो शहर का जो मकान था उसके आंगन के अंदर बराबर स्पैरोस यानी कि जो स्पैरो होती है बराबर चकलियाँ जो होती है वो वहाँ पे आती थी उनको खाना खिलाने के लिए। वो अपने कंट्री यार्ड मतलब गाँव जो घर का जो आंगन था वहाँ पे जाती थी। और ये हमारे शहर के घर का जो माहौल था वो इस तरीके का था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम यहाँ तक इस लेसन को रखते हैं बराबर है। किस तरीके से उनकी ग्रैंड मदर और उनका रिलेशनशिप था, किस तरीके से राइटर जो है वो अपनी ग्रैंड मदर को ऑबे करते थे, हाउ ही फॉलोड हर, हाउ ही रिस्पेक्ट ही हर, किस तरीके से उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो उनकी केयर टेक करती थी, किस तरीके से इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था उन सब के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर देखा। रिगार्डिंग दिस video the question answers I will send you must have to write down that question answer in your notebook। और बाकी का जो चैप्टर है the further or remaining chapter we will discuss further in our next video। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो बाकी का लेसन है उसको मैं भेजूंगा, उसको भी आप सुनना और उसके बाद आप लेसन को पूरी तरीके से कंप्लीटली समझ पाओगे। अब यहाँ तक जो एक्सप्लेनेशन था आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बराबर आप समझोगे अच्छी तरीके से। ओके, थैंक यू, गुड बाय।